हमारे मुल्क की रंगारंग मजहबी, तहजीबी, सकाफ़ती मिरास इस लिहाज से भी अहम है कि ये दूसरी चीज़ों से मुखासमत होने के बजाय मुआफ़क़त पर मबनी है। यही वजह है कि सैकड़ों हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आज भी जारी व सारी है और मुस्तक़बिल में भी इसमें कोई तब्दीली के आसार नज़र नहीं आते। हमारे मुल्क में कई रूहानी मकामात हैं जहाँ कसरत में वहदत का जज्बा झलकता है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पैगाम मोहब्बत फैलाने वाले औलिया अल्लाह की भी अपनी करामात है कि आप हर अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। पुराने किले के अक़ब में वाक़े हज़रत शेख अबू बकर तूसी क़लंदरी, जो कि मटके पीर के नाम से भी मशहूर हुए, का आस्थाना हर मज़ाहिब के लोगों के मानने वालों के लिए अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ है। दिल्ली में सूफी संतों की दरगाहों की एक अच्छी खासी तादाद है। मटके पीर बाबा का ये आस्थाना भी ज़ायरीन के लिए एक अहम मरकज़ माना जाता है, जो पुराना किला रोड पर आम शाहराह के किनारे वाक़े है। जब हम इस सड़क पर सफर करते हैं तो हमें उल्टे मटकों की एक कतार नजर आती है, जो मटके पीर बाबा के आस्थाने के साथ लोगों की अकीदत का मज़हर है और यहाँ पर उनकी उम्मीदें पूरी भी होती हैं। इस दरगाह की रूहानी बरक़ात पर सच्चा यकीन रखने वाले लोग हर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मानना है जो मन्नत यहाँ खुलूसे दिल से मांगी जाती है, उसका इस बारगाह में कबूल हो जाना यकीनी बन जाता है। हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मटके पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं, इनके मज़ार पर सैकड़ों लोग हाज़री देते हैं, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ वारिद होते हैं। मकामी लोग अपने मसाइल व मुश्किलात लेकर यहाँ आकर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और अपनी ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहा जाता है कि मटके पीर बाबा यहाँ ईरान से तशरीफ़ लाए हैं और उनके रूहानी कमालात, ख़ासकर तकलीफ़ों से राहत के लिए ये दरगाह काफ़ी मशहूर है। जब ज़ायरीन अपने दुखों और तकलीफ़ों से निजात हासिल के लिए यहाँ आते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो इस दरबार में रिवायती मटका नज़र के तौर पर पेश करते हैं। जी हाँ, कुम्हार के हाथों से तराशा हुआ सीधा साधा मिट्टी का मटका। क़लंदरी ख़ानदान से वाबस्ता रूहानी और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह ईरान के तौसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते थे और वो अमन व आष्टी के इस्लामी पैगाम को लेकर तबलीग़ दीन के लिए 12वीं सदी में भारत तशरीफ़ लाए थे। यहाँ परवरदिगार आलिया की ज़ियारत के लिए हर तबके और हर मज़हब से वाबस्ता लोग किसी भी वक्त रूहानी बरक़ात से फैज़याब हो सकते हैं।
सूफी बुजुर्ग मटके पीर बाबा के आस्थाने के बालाई हिस्से पर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इस आस्थाने की तामीर बलबन ने की है, जिस पर इस्लामी फन तामीर के नुकूश के अलावा कुरानी आयात कुंदा किए गए हैं। अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए कुरानी आयात से मुज़य्यन चादरें चढ़ाई जाती हैं, फूल भी निछावर किए जाते हैं, सुर्ख धागे बांधे जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। गरज ये कि हर समत यहां अमनो आश्ती है। अलीगढ़ का नाम सुनते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक्स हमारे जहन के कैनवास पर उभर आता है, लेकिन ये इल्मी शहर इसके अलावा भी कई एक चीजों के लिए मशहूर है। जी हाँ, अलीगढ़ ताले बनाने का अहम मरकज है। यहाँ के बने ताले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आइए अलीगढ़ की ताला नगरी पर डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर राजधानी दिल्ली से 90 मील जुनूब मशरिक में वाक़ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खासा मशहूर है। ये शहर 12वीं सदी ईस्वी में एक किले की सूरत में कायम किया गया था और इसे कौल कहा जाता था। बाद में सन 1776 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ रखा गया। अलीगढ़ का इल्मी शहर ताले बनाने के लिए भी काफी मशहूर है। अलीगढ़ लॉ क्लस्टर में मुख्तलिफ इक़साम के ताले बनाए जाते हैं, खास तौर से कुंडी में लटकाए जाने वाले कुफ्ल, साइकिल के कुफ्ल और दरवाजे की लकड़ी में खाना बनाकर बैठाए हुए कुफ्ल। ताले या कुफ्ल तैयार करने के लिए कई तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैरम टाइप और पिन सिलेंडर टाइप वगैरह। अलीगढ़ में ताले बनाने वाले 4-5 बड़े कारखाने हैं। 20 से 30 तक दरमियानी दर्जे के कारखाने और 1000 से ज़ायद छोटे कारखाने मौजूद हैं। अलीगढ़ भारत में बनाए गए ताले की मिक़दार का 75% हिस्सा तैयार करता है, जिससे ये शहर ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई कंपनियां कुफ्ल की तिजारत में हिस्सा ले रही हैं। हाँ, यहाँ फ़कत चंद ही एक्सपोर्टर हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ एक ब्रांड बन चुका है। सालाना 210 करोड़ रुपए सिर्फ ताले बरामद करने से कमाने की वजह से ये सनत अलीगढ़ की इक़्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। यहाँ घरेलू और छोटे पैमाने के 6000 कुफ्ल यूनिट काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के कुछ कुफ्ल साज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कारोबारी एक्सपोर्टरों को बिला वास्ता बरामदात की सूरत में माल भेजते हैं। कई एक कुफ्ल साज हार्डवेयर एक्सपोर्टरों को माल रवाना करते हैं, जो इसको हार्डवेयर का हिस्सा बनाकर बरामद करते हैं। ताहम कुछ अरसे से मशरक़ी एशियाई ममालिक जैसे चीन, ताइवान और कोरिया से सस्ते ताले बाजार में आने से और धात की कीमतों में दुगना इजाफा होने की वजह से ये सनत मुश्किलात में घिराई है। उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ ताला नगरी की मुश्किलात आर्जी साबित हों, जिससे हमारी ये मीरास ख़त्म होने से बच जाए। एक मौके पर हर तरफ उर्दू का बोलबाला था।
कई इलाकों में ये न सिर्फ अवामी ज़बान थी बल्कि इसे सरकारी ज़बान होने का भी एजाज़ हासिल था। उर्दू ने पूरे बरे ज़ख़ीर के लिए अहम किरदार अदा किया। इसने ब्रितानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को मुत्तहिद किया। वहीं कई वजूहात की बिना पर इसके साथ जुड़े लोगों और इदारों ने इसका साथ छोड़ दिया और इसे सरे राह डाल दिया, यहाँ तक कि इसके मिटने का अंदेशा था। लेकिन फिर हुकूमत वक्त को ख्याल आया और उसने इसकी तजदीद नौ के लिए इक़दामात किए और क़याम हुआ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। आज ये इदारा उर्दू को फ़रोग़ दे रहे प्रोजेक्टों की निगरानी करता है। भारत को ये एजाज़ हासिल है कि उर्दू ज़बान का जन्म इस सरज़मीन के क़ल्ब में हुआ। लेकिन जब इस ज़बान में तनज़्ज़ुली के आसार देखे गए तो भारत सरकार ने कई इक़दामात उठाए। इनमें कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का क़याम शामिल है। ये खुद मुख्तार इदारा इंसानी वसाइल की वजारत के मातहत है, जिसे 1 अप्रैल सन 1996 में कायम किया गया है। उर्दू कौंसिल को ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से, उर्दू को जदीद तकाज़ों से जोड़ने के हवाले से और उर्दू की मज़ीद तरक्की और तश्कील के हवाले से हुकूमत हिंद को ये इदारा अगर कोई मशवरे देता है तो हुकूमत उस पर अमल करती है। इसके अलावा उर्दू में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में हुई पेशरफ्त से मुताल्लिक़ मवाद दस्तयाब रखना है। साथ ही ये इदारा उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की निगरानी करता है जो इसके नज़दीक सही और फ़ायदा बख्श हों। अरबिक और पर्शियन चूँकि हम इजाफी तौर पे करते हैं तो फोकस हमारा उर्दू के हवाले से होता है। तो उर्दू की हमारी जो है तरक्की कैसे हो सकती है? उर्दू की हमारी जो है तरक्की ये हो सकती है कि जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उन फील्ड पे काम किया जाए। कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू इस ज़बान में लिटरेचर शाये करता है, जिसमें साइंस और जदीद उलूम की दीगर शाखें, बच्चों के लिए अदबी किताबें, हवाला जाती किताबें, एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरियाँ वगैरह शामिल हैं। ये न सिर्फ जरीदे और रिसाले शाये करने में इमदाद फराहम करता है, बल्कि अपनी मतबूआत की फ़रोख्त के लिए वक्फे पर मुल्क और गैर मुमालिक में नुमाइशों का एहतमाम भी करता है। एक मोबाइल वैन है हमारा जो जिसमें उर्दू की किताबें होती हैं और ये पूरे हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में जाती है। ये इदारा इस काम में भी जुटा हुआ है कि उर्दू ज़बान को जदीद दौर में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जाएं। कौंसिल बराए तरक्की उर्दू अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा दीगर जदीद हिंदुस्तानी ज़बानों में उर्दू सिखाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मुरतब करने का काम भी करता है। सहाफ़ियों के साथ मिलकर कई प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने अखबारात उर्दू के निकलते हैं उनको यूनाई से हमने जोड़ रखा है। यूनाई की सर्विस अगर वो लेते हैं तो 50% कॉस्ट हम देते हैं, 50% कॉस्ट उन्हें भरना होता है। तो कहीं ना कहीं उर्दू अखबारात को हम बूस्टअप करने का एक बड़ा तरीका है जो कौंसिल कर रही है और हिंदुस्तान भर के अखबारात हमसे जुड़े हुए हैं और उनको हम ये सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। कौंसिल न सिर्फ माली और तकनीकी पहलुओं की निगरानी और सरपरस्ती कर रहा है, बल्कि इल्म के समंदर से गौहर नायाब चुनकर उन्हें उर्दू का लिबास पहनाने में भी मदद करता है। बहुत से ऐसे राइटर हैं जो किताब लिख रहे हैं, चाहे वो शायरी पे लिख रहे हों, फिक्शन में लिख रहे हों, क्रिटिक्स पे लिख रहे हों। वो अगर किताब शाये करते हैं तो उनकी किताबें हम थोक में ख़रीदते हैं। इस तरह से उनकी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो उनको पैसे भी मिल जाएं और वो किताबें जब हमारे पास आती हैं तो इन किताबों को हिंदुस्तान भर की जितनी रिप्यूटेड लाइब्रेरीज़ हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हैं। उर्दू के तईं इस हमदर्दाना और एहसन रवैये के लिए ये ज़बान इस इदारे की मशकूर है। आंखें बंद करते ही बनारस या वाराणसी का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में गंगा किनारे बने घाट,
मंदिर, तंगलिया, यहाँ का मशहूर मशरूब छाछ उभर आता है। हिंदुस्तान का ये मशहूर शहर हिंदू मजहब की मुनासबत से भी बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियाँ शादियों के लिबास के लिए एक रिवायती अलामत के तौर पर भी उभर कर सामने आई हैं। इसको बुनने वाले हुनरमंद कारीगर नस्लों से इस काम को करते चले आ रहे हैं। वाराणसी या बनारस, गंगा के किनारे आबाद ये मशहूर शहर जिस तरह मजहबी मुनासबत से बड़ी अहमियत का हामिल है, वैसे ही अपनी साड़ियों के लिए भी बहुत मशहूर है। बनारस की तारीख काफी पुरानी है। ये शहर ऋग्वेद जमाने यानी तकरीबन 4000 साल से जाना जाता है। रामायण और महाभारत के जमाने में भी बनारसी साड़ियों का जिक्र मिलता है और इनको हिरनिया वस्त्र कहा जाता था। बनारसी साड़ियां पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियों की अपनी ही अलग दिलकश और शाहाना खूबसूरती है, जिसकी वजह से ये हर हिंदुस्तानी खातून का पसंदीदा लिबास है। शादी ब्याह की तकरीब हो या और कोई मौका, सिर्फ बनारसी साड़ी में ये बात है कि किसी भी किस्म के लिबास को अपनी जाज़बियत से ये मात दे सकती है। बनारसी साड़ियाँ शादी ब्याह की तकारीब के लिए मखसूस और मुनफरिद लिबास की एक रिवायती अलामत के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। ये वो असासा हैं जिसके वार्डरोब में होने से कोई भी औरत फख्र कर सकती है। शादी ब्याह के मौके के अलावा भी कुछ ख़वातीन साल में कम से कम एक बनारसी साड़ी खरीदने को फौकियत ज़रूर देती है, ताकि इनके जमाशुदा रिवायती मलबूसात में मज़ीद इजाफा हो जाए। बनारस हिंदुस्तान में पारचा साजी और कपड़े बुनने के फ़न का ज़रखेज़ मरकज़ है, जो कि कम ख्वाब साड़ियों और ऑल ओवर लिबास के लिए मशहूर है। साड़ियों की मखसूस इक़साम में जंगला, टांचोई, कटवर्क, टिशू और बूटीदार शामिल हैं। इनको सादा बुनियाद पर रेशमी बल और भरनी से बनाया जाता है, जिसमें इजाफी भरनी नक़ूश मुख्तलिफ खाकों में बनाए जाते हैं। फिर साड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग डिज़ाइनों से मुज़य्यन किया जाता है, जिससे इसमें भड़कीलापन और दिलकशी उभर आती है। कदीम ज़माने में भी बनारस रुई या कॉटन से बनी साड़ियाँ और लिबास के लिए मशहूर था, लेकिन मुग़ल दौरे हुक्मरानी में जहाँ के हुनरमंदों ने रेशम की तरफ रुख किया और कम ख्वाब की साड़ियाँ बुनने लगे, जिनमें सोने और चांदी के धागे से पेचीदा डिज़ाइन काढ़े जाते हैं। ये बनारस की साड़ियों का तुर्रे इम्तियाज आज भी है।
कमख्वाब उस कपड़े को कहते हैं जिसमें नकूश वाले धागे बलदार धागों में ठूंस कर मुख्तलिफ नकूश उभारे जाते हैं। बुनाई के दौरान भराई वाला धागा बाकायदगी से बलदार धागों के ऊपर और नीचे से गुजरता है। लेकिन अगर सोने, चांदी और रुई के धागे से कमख्वाब में डिजाइन बनाने हों तो इनके दरमियान खुसूसी धागे दाखिल किए जाते हैं, जिससे बाकायदा भराई धागे का रास्ता बंद होकर चंद बलदार धागों के ऊपर से होकर गुजरता है। इस तरह बार बार और मुख्तलिफ जगहें पुर करने से अलग अलग नकूश बन जाते हैं, जिससे हर साड़ी की अपनी मुनफरिद जाज़बियत होती है। शायद यही वजह है कि महंगी होने के बावजूद इन्हें पसंद किया जाता है। ये साड़ियां बुनने वाले भी मशहूर हुनरमंद हैं, जो कई नस्लों से इस काम में लगे हैं। माशी आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में भी इजाफा हुआ है और यूं भारत में साड़ी पहनने की मिरास भी अभी तक बरकरार है। बनारसी साड़ियां हमारी मिरास का एक अहम हिस्सा हैं। ये मशहूर भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस सनत को तिजारत से जोड़ दिया जाए, जिससे इससे वाबस्ता लोगों की आमदनी में इजाफा हो सके। माली आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में इजाफा हुआ है और इस तरह से भारत की मिरास का ये सफ़र जारी है और आने वाली नस्लों के लिए भी ये यूं ही चलता रहेगा। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सिलसिला अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मन की बात